हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे क्लास कौंसल में। आज हम लोग बेसिकली सैम्पल पेपर डील कर रहे हैं। सीबीएसई ने जो रिलीज किया था 22-23 सिलेबस के लिए मैथ का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ ए आई जे इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन। तो सिंपल, सबसे पहले अगर स्क्यू सिमेट्रिक सोचते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, थोड़ा देर के समझते हैं। मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है। ए मैट्रिक्स बराबर क्या होता है कि अगर इसका आपने एक ट्रांसपोज किया तो आपको -a के बराबर मिलता है। इसी को स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आई जे के बारे में बात किया है, तो आपको इसको एलिमेंट में आई जे के टर्म में लिख लीजिए। मगर यहाँ तो डैश कर रही, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो आप इसको जे आई लिख लीजिए। अब बराबर करने पर माइनस क्या आना चाहिए, आई जे आता है। ये बेसिकली होता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सोचें तो आपको अगर देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप i इक्वल्स टू जे, यानी अगर आई जे आपका अगर बराबर रहता है तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लेते हैं हमने आई जे बराबर किया, मतलब ये वाला जो जे है इसको मैंने i लिख लिया, और यहाँ पे माइनस इसको भी a के साथ i, और इसको भी मैंने i लिख लिया। इसको भी इधर करते हैं, a आई आई प्लस a आई आई इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2a आई आई इक्वल्स टू 0। तो ए आई आई इक्वल्स टू, अब 2 उधर डिवाइड में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ए आई आई इक्वल्स टू 0। तो आपको देखिए क्या पता चला कि अगर आई जे के बराबर होता है तो यानी ए आई आई इक्वल्स टू 0 आ रहा है। और चूंकि इसके बराबर है तो इसको वापस से नॉर्मल लिख दीजिए, ए आई, इसको आई को जे लिख दीजिए, क्योंकि बराबर है। अब बराबर 0, तो ऐसा तब होता है जब आई बराबर क्या होता है, जे होता है। देखिए ऐसा कहाँ है, देखिए ए आई जे इक्वल्स टू 0 वेयर आई बराबर जे। बाकी तो ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सेकंड वर्ड क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और साथ ही साथ बोल रहा है ए का डिटर्मिनेंट, अगर ए का ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो मतलब वो -3 के बराबर आता है, ये कहना है। और तो a इंटू ए का डिटर्मिनेंट, मतलब ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करिएगा तो क्या आएगा। एक सिंपल हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, वो प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो वैल्यू मिलेगा आपको कुछ ना कुछ। अगर आप ट्रांसपोज करके भी जो भी निकालिएगा उसका भी सेम वैल्यू आएगा। तो एक और हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर ए गुने बी का डिटर्मिनेंट करिए, चाहे ए का इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट करिए और बी का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट किए, दोनों को गुना करने पर सेम रिजल्ट आएगा। तो इसी चीज को देखते हुए हम यहाँ पे ए और हम ए डैश लिखते हैं। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो मतलब दोनों को इस फॉर्मेट में लिखिए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने लिखा, फिर ए डैश का डिटर्मिनेंट लिखा। तो आपको पता है ए डैश का डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, चाहे ए डैश, मतलब ए डैश का जो भी वैल्यू होगा वो दोनों, अगर इसका x आता है तो इसका भी x ही आएगा, यानी सेम रिजल्ट आएगा। तो सिंपल, अगर इसका -3 दिया हुआ है तो ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, -3, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, -3। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का है ए, आपका ऑप्शन नंबर सही है। बात समझ गए। सिंपली याद रखना है कि आप ए का डिटर्मिनेंट कहिए या चाहे उसका वैल्यू इधर उधर चेंज करके डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट तो आपको पता होगा, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, नंबर ऐसे ऐसे दिए रहते हैं आपको, यहाँ पर ऐसे करके मान लेते हैं 3 × 3 का है और ऐसे दिया हुआ है, तो आप लोग पता है कि ये वाला चीज़ ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट ऐसे करके बनाते हैं, इसको बंद करके, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालिए चाहे ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों का आंसर सेम आता है। तो अगर ए डैश हमको मिला हुआ है, ए डैश का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट का भी सेम वैल्यू होगा, -3 होगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 3 डील करते हैं। देखिए एक बार बोलता है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेज ए बी सी इज गिवन बाय। आपको ही पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर वेक्टर टर्म पढ़ना होगा तो वेक्टर में आप लोग शुरुआत में ही देखे थे। अगर मान लेते कोई एक वेक्टर है, जैसे दिया हुआ, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोई भी एडजेसेंट साइड, मतलब ये दोनों जुड़ा होना चाहिए, चाहे ये दोनों जुड़ा होना चाहिए, ये दोनों जुड़ा, इन दोनों को लेंगे। तो अगर मैं इस यहाँ से देखिए बात किया कि ए सब ए से बात कर रहा हूँ, तो हम ए से बात करते हैं। अगर हम ए से बी लिए तो मुझे ए से सी लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए से सी लिए, अब क्रॉस इसका मैग्नीट्यूड इनटू मुझे हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो देखिए हाफ का, देखिए इसमें तो हाफ है नहीं तो छोड़ ही दिए, इसमें 1/4, इसमें तो 1/8 है, इसमें हाफ है, इसमें ए बी क्रॉस ए सी, देखिए ए बी क्रॉस ए सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन 4 डील करते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स। देखिए ये एक्चुअली मैं आपको, ये तो हमेशा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता ही है कि आपको वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करिएगा, सिंपल के का वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन होता है, और ये तो एफ एक्स होता है 0 पे। तो आप 0 का लेस के लिए आप काम कर लिए, तो इसको मान लेते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 का लेस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली 1 - cos 4x लिए
अब बाई 8x²। देखिए ये किसी का फॉर्मूला होता है, आप जब नोटिस करिए तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर x। देखिए जबकि यहाँ पे 4x दिया हुआ है ना, तो यानी यहाँ पे और इंटू 2 है। यहाँ मतलब जैसे कि आप नोटिस करिए, यहाँ देखिए यहाँ 4x है, तो आप ऐसा समझिए नहीं, जैसे 4x है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2x, सिंपल समझे। तो यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे 2x में और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप एक काम करिए सिंपल भाषा में, यहाँ पे एक 2 इंटू करिए तो यहाँ हो जाएगा 4x, तो इसका भी एंगल में आप 2 मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 4x के लिए ये वाला। तो आप बैठा लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 का लेस, इसके जगह बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे तो 8 है तो खैर 8x², ये से ये कट गया। तो जब आप नोटिस करिए तो कट जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x और यहाँ पे हो गया 4x²। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4x को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर को हटा करके होल स्क्वायर में डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका इस तरह का फॉर्मेट। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 का लेस। अब आपको अच्छा से पता है कि इजीली लिमिट स्क्वायर के अंदर जा सकता है, ये हम लोग क्लास 11 का चीज़ है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया साइन 2x अपॉन 2x। अब ये स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, इस पूरे वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला आपको 1 मिला। तो जब आप नोटिस करिए तो यहाँ तो k है, तो सिंपली भाषा में इक्वेट कर दीजिए तो 1 इक्वल्स टू k, यानी k इक्वल्स टू आपका 1 मिल गया। तो यहाँ से आप इजीली 1 को मार सकते हैं। ये तो हम लोग आप रफली, अगर आप अच्छे से सब चीज़ समझे तो रफली तुरंत करके निकाल लीजिएगा। हम लोग बेसिकली डिटेल सॉल्यूशन बात करें इसलिए इतना डीप जा रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है। इफ एफ डैश एक्स, डैश मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, एफ डैश एक्स इक्वल टू, मतलब किसी का एफ एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन किए तो ये मिला है, तो एफ एक्स क्या होगा ये पूछ रहा है, मतलब उल्टा। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कोई आपके पास एफ एक्स है, जैसे मान लेते हैं हमने 3x² लिखा, या फिर थोड़ा सिंपल समझते हैं हमने x का पावर 4 लिखा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स को आप डिफ्रेंशिएट किए तो 4x का पावर कितना हुआ 3 हुआ। मगर हमको ना ये हम अब मान लीजिए ये हटा दिया, अब हमको जानना है कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन करने पे 4x³ आता है। तो ऐसा जब भी सिनेरियो तो अपोजिट करना होगा। अपोजिट मतलब क्या करता है, तो डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है इंटीग्रेशन। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे dx में तो 4 बाहर निकल जाएगा, x का पावर। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको dx, यहाँ पे हो जाएगा 4, x का पावर 4 करिए तो x का पावर सिंपल, अच्छा 3 था ना, सॉरी ये 3, तो इसको करिए इंटीग्रेट dx के रिस्पेक्ट में 4, x का पावर कितना हो जाएगा 4/4, कट के क्या हुआ x का पावर 4 आ गया। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है कि एफ डैश ये दिया हुआ है, आपको एफ एक्स मांग रहा है, तो सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये हमने लिखा x + 1/x, इसको इंटीग्रेट किया यहाँ dx, तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है x पे पावर 1 है तो 2/2 और प्लस 1/x, यानी जब भी किसी पावर 1 रहता है तो क्या हो जाता है log mod x। अब प्लस लास्ट में कोई कांस्टेंट होगा, अगर डिफरेंशिएशन में जो 0 बन गया हो तो उसके लिए हम लोग देते हैं c। तो यानी ये वाला चीज़ देखिए कहाँ पे, ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन 6 डील करते हैं। बेसिकली इफ m and n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर m एंड द डिग्री n, ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री क्या होता है समझ लीजिए। पहले तो एक टिप्पणी याद रखिए मेरा, जिसका ऑर्डर लेंगे उसी का डिग्री लेंगे, ये याद रखें, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। अब यहाँ ऑर्डर क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन में जो डी देखिए dy/dx लिखते हैं ना, इस dy/dx में जैसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा ना उसी को ऑर्डर बोलते हैं। अगर इसका ऑर्डर लिए तो डिग्री भी इसी का लेना होगा। डिग्री मतलब होल ऐसे ब्रैकेट पे पावर कितना चल रहा है, तो यहाँ वाला डिग्री बोल देंगे और यहाँ वाला ऑर्डर बोल देंगे। तो जिसका हाईएस्ट पावर मतलब जिसका हाईएस्ट रहेगा उसी का लेना, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एकदम सिंपल भाषा में, तो ये वाला इस तरह से दिया हुआ है, तो अजीब टाइप से दिया, चलो देख लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि इस पूरे पे ऐसे बोल रहा है, इस dy/dx ऐसे पावर में 4 बोल रहा है। थोड़ा देख लीजिए, इस पूरे को मन में मान लीजिए ये कुछ t होगा, थोड़ा देख लीजिए समझ लीजिए t होगा, t का पावर 4 है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा 4t पे पावर 3, और लास्ट में t का भी करते हैं, याद करिए, तो dt/dx, यही ना हुआ जी। तो मान लेते हैं 4 लिखे, मैंने इस पूरे को t माना था, तो यहाँ पे dy/dx, इसका पावर में कितना हो गया 3। अब इसका एक और डिफ्रेंशिएशन मतलब t का एक और डिफ्रेंशिएशन मतलब dy/dx का एक और डिफ्रेंशिएशन हुआ,
तो वो हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी को ये जो dt/dx मैंने लिखा है इसी को सेकेंड ऑर्डर में क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 बार डिफरेंस, यानी d2y/dx²। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ देखिए d है, भले इसका पावर 3 है मगर यहाँ d का पावर क्या चल रहा है 1, मगर इस d में पावर क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो ये वाला मेरा ऑर्डर हो गया था, यानी ऑर्डर हो गया मेरा 2। इसी का पावर लेंगे, इसी का पावर कितना है 1, तो यानी डिग्री मेरा हो गया 1। अब ये बोला था कि आपको m है ऑर्डर और n है डिग्री, तो दोनों को जोड़ना है, मतलब इन दोनों को जोड़ दिए 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ऑप्शन 3 यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 7 बोल रहा था सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y <4। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इनइक्वालिटी क्वेश्चन है। आप जब भी ऐसे लेस देन रहता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं 3x + 5y को = 4 लिखते हैं, एक आप डब्बा बनाते हैं, डब्बा बनाने के बाद ही ना ग्राफ पता चलेगा क्या होगा। तो मैंने xy लिखा, ठीक है, जब मैंने x में 0 डाला तो 0 डाल दिया, पूरा टर्म 0 हो गया, तो y के लिए क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 4/5, पॉइंट में करिएगा तो 0.8 होगा समथिंग। अब यहाँ से इसको y में जब 0 डालें तो इसके बाद x का हो गया 4/3, मतलब लगभग ये हो गया 1.3 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह समथिंग अप्रॉक्स में बात कर रहे हैं। अब इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, रफली कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब यहाँ पे 0 और 0.8 मान लेते हैं, ये तो 0 हो गया x का, यहाँ कहीं 0.8 लाई करेगा तो ये हो गया 0.8, लेटेड भी ये हो गया 0,0.8। ये वाला पॉइंट हो गया, मान लेते हैं 1.3 है, तो कहीं पे इधर लाए मान लेते हैं 1.3,0। अब इसको आप बनाएं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके है और ये ऐसे, अगर ऐसे वाला लाइन होगा ना तो आप ग्राफ पूरा ऐसे बनाइएगा, मतलब इसके सारे पॉइंट कंसीडर्ड किए जाएंगे, इसका मतलब ये होता है। और ऐसे अगर रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे डॉटेड मतलब डॉटेड बनता है, देखिए ऐसे बनता है, मतलब डॉट बनता है, मतलब इस लाइन के पॉइंट कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। ओके, तो फिलहाल तो ये इक्वल टू तो है नहीं, इस तरह का दिया हुआ है, तो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे ऐसे करके, है ना, मतलब ये इसके कंसीडर्ड नहीं किया जाएंगे, इस पे जो लाइन पे जो पॉइंट रहेंगे वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब पहले देख लीजिए फिजिबल रीजन किधर आएगा। तो सबसे पहले ओरिजिन का पॉइंट लेते हैं 0,0। जब मैंने इसमें 0 + 0 डाला तो ऐसे करके 4, मतलब 0 < 4, मतलब कंडीशन तो आपका ट्रू है, तो मतलब इधर की ओर शेड होगा। ओके, चलो ये तो हो गया। अब पढ़ते हैं एन ओपन हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन मतलब यही प्लेन का हाफ बोल रहे हैं, इधर ये हाफ और ये हाफ, इसको हो गया ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। ये नॉट कंटेनिंग, जबकि इसमें तो ओरिजिन आ रहा है, सेट करने में ओरिजिन तो आ जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ये तो ओपन हाफ प्लेन है। देखिए ओपन हाफ जब बोल रहा है ना, ओपन मतलब यही वाला बात करिए, डॉटेड लाइन का बात कर रहा है ओपन हाफ। ठीक है, ओपन मतलब कि इस लाइन वाले पॉइंट को नहीं ले रहा है। अब इधर देखिए तो ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, मतलब इसमें तो ओरिजिन आ जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो कुछ ठीक ठाक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और भी देख लेते हैं, अगला क्या बोलता है द होल एक्स, होल तो है ही नहीं क्योंकि हाफ है, आप देख सकते हैं, तो ये तो खैर छोड़ दिए। द क्लोज हाफ मतलब कि वही वाला, अगर ऐसा रहता ना तब इसमें ये जो लाइन बनता उसको बोलते क्लोज हाफ, तो यहाँ तो क्लोज तो है नहीं, हम बताए ये लाइन वाला लेना नहीं है, तो मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। ओपन हाफ मतलब ये वाला एरो हो गया, और कंटेनिंग द ओरिजिन मतलब इसमें ओरिजिन आ जा रहा है इधर साइड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन वेट क्या है, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना दिया हुआ है इज 3। देखिए प्रोजेक्शन, अभी आगे पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन बोल दिया इतना ऑन इतना बोल दिया, मतलब ये वाला सिनेरियो होगा ए ऑन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर लिखिएगा और बी वेक्टर का जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यानी बी वेक्टर बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल है, तो इस पूरे को हम थोड़ा देर के लिए ए ट्रीट करते हैं, तो ये हो गया 3i - j - 2k। ओके, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, और k डॉट k क्या होता है 1। ठीक है, ओके। ऑन द वेक्टर, कितना वेक्टर ये देखिए, ये है i + 2j - 3k। अब इसी के नीचे इसी का आपको क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड लेना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट कोफिशिएंट स्क्वायर, यानी i के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर करिएगा, -3 का स्क्वायर करेगा तो 3 होगा, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, रफली करना हम लोग को। ठीक है, अब देखिए गुना करने में गुना होता है और i 1 हो जाता है, तो 3 1 जा 3 प्लस, अब देखिए माइनस इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये -2 हो गया। ठीक है, देखिए -1 है, ये 2 है, -2 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया, 3 2 6 हो गया। ओके, अभी बीच में प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। ओके ना, अब इसको सॉल्व करिए, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 हो गया। आपको दिख रहा है नीचे तो √14 आ रहा है,
तो ये रूट हो गया 14, कहीं पे देखिए रूट 14 देखिए 2 का मैथ यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अच्छा इसमें रूट 14 दोनों में दिए, एक मिनट ऑप्शन लग रहा है गलत हो गया, इसमें रूट 14 नहीं होगा। ओके चलिए इसको जोड़िए, देखिए 6 3 हो जाएगा 7 यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 7/√14 यानी ऑप्शन बी होगा। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, वैल्यू ऑफ, यानी इसको सॉल्व करने बोला है। तो बहुत सिंपल, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, 7.2 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आप इसको पूरे को टी मानिए, 7.2 जैसा क्वेश्चन है, लिमिट उमिट लगा दिया, बस एक्स्ट्रा यही किया है। तो अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं x/x² + 1 dx, ये हो गया 2 से 3, नीचे वाले को आप टी मान लीजिए, x² + 1 को आपने टी माना, ये हो गया 2x + 0 = dt/dx। थोड़ा हम फास्ट बता रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको थोड़ा आइडिया है इस सब के बारे में। तो dx = dt/2, यानी आपने इसको t माना, डिफ्रेंशिएट किया, और आपको जनरली x ds का जरूरत है तो आपने x ds का वैल्यू निकाल लिया dt/2। तो आपने यहाँ पे dt/2 बैठा लिया, इस तो खैर इस x ds का मान हो गया dt/2, मैंने यहाँ लिख लिया dt/2, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे को आपने t माना, लिमिट है 2 से 3, आपने 1/2 बाहर ले लिया, 1/t dt हो गया। तो देखिए अभी आप लिमिट मत बैठाइए, देखिए क्योंकि टी का लिमिट नहीं है, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका नहीं है, बट आप लास्ट में एक टी का वैल्यू बैठा के लिमिट बैठा लीजिएगा। तो 1/2 log mod x, टी का मान कितना देखिए तो x² + 1। अब ये हो गया ना, अब इसको बस आप इसमें लिमिट बैठा लीजिए, पूरा बैठा सकते हैं बट 2 कांस्टेंट में लिमिट कांस्टेंट तो बाहर जा सकता है, ठीक है। तो 2 से 3 हो गया। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अपर माइनस लोअर, तो 3 को बैठाइए log, यहाँ कर देगा, देखिए यहाँ पे हाफ आपने बैठाया लॉग, देखिए 3 बैठाइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 मतलब log 10, माइनस फिर 2 बैठाइए, log 2 बैठाइए, 2 का स्क्वायर 4 + 1 मतलब 5। अब आपको पता है log a - log b क्या होता है फॉर्मूला, log a/b मतलब 10/5, काटिए तो कितना हो गया, हाफ log 2 हो गया। तो ये कहीं है, हाँ ये हाफ log 2 हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द सेलेक्टेड अनबॉर्डर्ड विजिबल रीजन, ये एलपीपी का क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी मतलब पॉइंट से ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करके दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला कॉमन रीजन है विजिबल रीजन, और उसके साथ कॉर्नर पॉइंट दे दिया, ये वाला और ये कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। तो एलपीपी आप 0.0.4 ये वाला देखिए, 0.1 एंड 1.6, 0.6 एंड 1.6 एंड 3,0, ठीक है। सो इन द फिगर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो हम क्या किए, इस तीनों पॉइंट को हम पहले से इसमें प्लॉट करके 0 और 4 इसमें डाले, देखिए 0 हो जाएगा और 4 डालिएगा तो 4 से 24, थोड़ा जल्दी के लिए टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इसको प्लॉट किए तो 12 है, इसको और ये 3,0 प्लॉट किए तो इसमें डाले तो 12 आया। तो देखिए हमको 2 पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, 12 पे और 12 पे। और लोग इसको देखेंगे तो क्या करेंगे ना कि देखेंगे अरे ये 2 मिल रहा है, इसको मार देंगे, जबकि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आप जब नोटिस करिए, ये डार्क लाइन है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब भी अगर डार्क लाइन हो तो उसका मतलब हर एक पॉइंट भी क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, वो वैल्यू देगा। तो मतलब इस पे जो इतने इन्फिनाइट जो पॉइंट्स होंगे ना, वो भी मिनिमम वैल्यू देंगे, यानी ये सारे इस पे जितने पॉइंट्स होंगे, इस पे पॉइंट्स ये वाला ऐसे करके जो शार्प कॉर्नर बन रहा है, इस पे ये जितने भी पॉइंट्स होगा ये सब क्या देंगे, मिनिमम वैल्यू देंगे। तो मतलब एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, यानी ये 2 पॉइंट्स पे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, यानी ऑप्शन आपका डी ज्यादा सही है। ओके चलिए देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस तरह का जब भी लाइन देखे तो आपको पता है आपको डिटरमिनेंट है, इसको मैट्रिक्स से इस तरह कंपेयर मत करिएगा, 2 इसका कंपेयर किए तो कट के एक्स का मान आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत इजीली आप क्या करिए, इसको उठाइए, यहाँ लिखिए 2 4 5 1, इधर और लिखिए 2x 4 6, ओके गुना करिए। कैसे करते हैं इसको, इससे करते हैं 2 × 1 - 5 × 4, इधर 2x × x - 6 × 4, ये हो गया 2 - 20 इक्वल हो गया 2x² - 6 4 जा 24। इसको इधर लाइए, 2 - 20 + 24 इक्वल 2x²। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 26 - 20 इक्वल 2x², मतलब 6 इक्वल 2x²। तो ये हो गया आपका 2x², ये से एक कट गया तो x इक्वल आ गया 3, x² इक्वल 3। इधर आप बनाइए, अब यहाँ पे x² इक्वल 3 है तो x इक्वल √3, वो भी प्लस माइनस, तो यानी x के 2 वैल्यू है, एक तो +√3 आया और एक -√3 आया। कहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी होगा। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से पूछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एक्सरसाइज के पीछे बहुत सारा प्रॉपर्टी दिया रहता है, डिफिनेशन रहता है, थ्योरम होता है, उसको पढ़ के एक जगह नोट करके लिख लिया करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है, जैसे इसका वैल्यू पूछ रहा है,
तो आपको अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर नहीं पता तो देख लीजिएगा। इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो जस्ट ए का डिटरमिनेंट पर पावर n-1 होता है, ये फॉर्मूला ही होता है, यानी इसके बराबर ये होता है। तो आप जरा नोटिस करिए, ये जो n होता है ना, ये ऑर्डर होता है, ठीक है, ये ऑर्डर, और ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट दिया है आपको 5, तो आपने लिखा 5, ये n मतलब ऑर्डर कितना चल रहा है 3, 3 - 1, तो यानी 5 का स्क्वायर, डेट मीन्स हो गया 25, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ओके, चलिए, आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे पॉलिटी में कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पॉलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पॉलिटी ऑफ ए इंटू पॉलिटी ऑफ बी, यानी आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपको इसका इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको इसका वैल्यू निकालना, तो पॉलिटी ऑफ ए नॉट मतलब बी नॉट, ठीक है, जो भी दिया हुआ आप ए नॉट इंटरसेक्शन मतलब इंटू आप पॉलिटी ऑफ बी नॉट लिख लो। जनरली आपके पास ए नॉट का वैल्यू नहीं है, तो आपको पता है हाँ प्लस ना बराबर होता है पॉलिटी में, किसी इवेंट होने और ना होने का +1 होता है। तो आपको यहाँ पे किसी इवेंट ना होने का चाहिए, डैश मतलब ना होने का, तो होने का कितना दिया है, ठीक है, होने का 0.3, तो ना होने का 0.7, 1 से घटा दिए, सिंपल। और इसका कितना दिया 0.6, तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, 1 से घटा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट उड़ा दो, ठीक है, सिंपल, थोड़ा इजी हो जाएगा, 7/10 इंटू 4/10, तो ये हो गया 28 और ये हो गया 100, मतलब 0.28 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हो गया। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये सीधा सिंपरेशन मेथड से क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ है। तो जैसे y dx दिया हुआ है और -x dy = 0 दिया है, तो सबसे पहले माइनस वाला उधर कर दिए, तो y dx = क्या हो जाएगा x dy। अब आप यहाँ पे y वाला एक तरफ और dy वाला एक तरफ, तो y/dy = x/dx, कभी भी नीचे dy dx नहीं होता, उसको पलट दीजिए, तो हो गया dy/y, ये हो गया dx/x। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट करिएगा, यही रूल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो 1/y का आप क्या हो जाएगा log y लिखिएगा, मॉड में इसका क्या लिखिएगा 1/x का लिखिएगा log x लिखिएगा। और जनरली ज़्यादातर ना हम लोग ना x के तरफ ही c देते हैं, और जब ज़्यादा log चलने लगता है तो इंटीग्रेशन हो तो c तो आएगा, तो log चले तो इसको भी c को भी क्या लिखिएगा log c में लिखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा log y। अब ये सिंपल है, log a + log b, फॉर्मूला क्या होता है log a × b, मतलब a × b मतलब ये हो जाएगा x × c। तो ये log कैंसिल भी हो सकता है, या फिर देखिए log इधर जाएगा तो e⁻ बन जाएगा, तो e log 1 हो जाता है। जैसे एक चीज़ बताते हैं हम आपको, देखिए ये log कैंसिल हो गया, तो y बराबर सिंपल x × c हो गया, ये भी हो गया। या इसको और दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि y है, log को मैंने उधर भेजा, तो जब log उधर जाता है ना तो e लिखाता है, और ये जितना भी कुछ रहता है ना वो सब पावर में लिखा जाता है, log x × c। तो यहाँ से भी e log क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरली फॉर्मेट है, तो यानी सिंपली y बराबर क्या हो गया x × c, यानी ये भी है। तो यानी देखिए जरा कौन सा है, तो यानी ये y बराबर x × c या c × x, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ओके, देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सी ए दिया और आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचना है। देखिए ये y2 लिखा है, मतलब ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। देखिए एक चीज़ समझाते हैं, जैसे आप किसी भी y फंक्शन है, y को आप डिफ्रेंशिएट किए तो आप क्या लिखते हैं आप इसको नॉर्मली dy/dx लिखते हैं, बहुत बढ़िया। ये तो y है, ये एक बार डिफ्रेंशिएशन किए, तो मतलब ऐसे समझिए जैसे ये y था, इसको आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो आपने लिख लिया dy/dx। ये जस्ट ये वाला को आप y के टर्म में इसको y1 भी बोल सकते हो या फिर y' भी बोल सकते हो, तो y' का भी मतलब यही सेम होता है, ठीक। 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/dx², तो इसको आप जनरली y2 भी बोल सकते हो और y" बोलोगे, ठीक है। तो ये जनरली होता है फॉर्मेट। तो ये 2 का मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको ये डाटा दिया हुआ है y, आप यहाँ से उठाइए, अब बोल रहे हैं ये किसके बराबर होगा, तो जनरली आप बनाना स्टार्ट करिए ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये dy/dx हुआ। साइन इनवर्स का हमको पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। आप इसको इधर कर दीजिए, इधर भेज दीजिए, तो ये √* हो गया 1 - x² dy/dx बराबर 1। ऐसे इसलिए क्योंकि देखिए डिफ्रेंशिएशन और 1 - x² मल्टीप्लाई में था, तो ये तो डिफ्रेंशिएशन है ही, और ये 1 - x² मल्टीप्लाई, बट यहाँ रूट नहीं, बट यहाँ रूट है। ओके, मगर आप एक जरा नोटिस करिए, ये तो एक ही बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है ना, आपको तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने बोला, तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करिए। यहाँ प्रोडक्ट लगेगा, यानी दोनों चीज़ प्रोडक्ट मतलब u × v लगेगा। तो पहला को एज इट इज लिखिए 1 - x², इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा d2y/dx² प्लस इसको फिर छापिएगा या फिर नोट करिएगा, ओके, dy/dx, और इसको करिएगा तो यहाँ पे रूट है ना, तो जैसे देखिए √x का डिफरेंस होता है 1/2 √x,
तो अब फिर x का भी करिएगा तो 1 होगा, ये चेन रूल के हिसाब से। तो रूट के अंदर कुछ भी रहेगा तो पहले आप करिएगा, जैसे इसका कर रहे हैं तो रूट के अंदर 1 है तो इसको सिंपल नोट कर दीजिए 1/2 रूट अंडर, इसको छाप दीजिए ना, मतलब नोट कॉपी कर लीजिए। तो ये हो गया, रूट खत्म हो गया। अब अंदर x करिएगा तो x का डिफरेंस क्या होता है 1, तो मतलब इसके अंदर वाला करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 2x बराबर में 1 का करिएगा तो 0, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस किए, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा और ये 1 का हो गया 0। अब आप क्या करिए कि यहाँ पर इसको हटाइए, यहाँ से थोड़ा इनटू में 2x लिख लीजिए, ये से ये कट गया, इस माइनस को आगे करिए और यहाँ पे माइनस दे दीजिए। चलिए हम लोग को खाली देखना है क्या होगा सॉल्व करके। अब एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा एलसीएम लेने के लिए एक और काम कर सकते हैं, 1 - x²। ये तो 2 बार डिफरेंस हो चुका है तो इसको आप y2 लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो एक बार हो चुका है तो इसको आप y लिख लीजिए, y1। और यहाँ पे हो गया आपको ना ये x/√1 - x² बराबर में ये 0 तो चल ही रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे ये वाला थोड़ा लगता है नीचे हो गया होगा, देखिए जरा कैमरा में रुकिए, हाँ थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, रुक जाइए, इसको लिख दे रहे हैं। ये मैंने एज इट इज लिखा 1 - x², इसको ये 2 बार डिफरेंस हुआ है तो मतलब इसको मैंने y2 लिख लिया, ये माइनस में लिखा, ये मेरा एक बार डिफरेंस हुआ तो इसको मैंने y1 लिख लिया, ये तो कट गया तो सिंपली x/ ये वही √1 - x² बराबर में 0, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस किए थे। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके साथ ये एलसीएम लेंगे तो √1 - x², इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x², रूट कैंसिल हो जाएगा, ये y2 माइनस यहाँ पे हो गया y1, तो ये तो सेम है तो एज इट इज x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब ये इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इससे कोई लेना देना है नहीं, तो सी y1 x बराबर 0। अब इसको उधर कर दीजिए तो 1 - x² y2 = y1x। तो आप जरा नोटिस करिए, यही चीज़ मांगना था ना, तो ये किसके बराबर है y1x का। तो जरा y1x क्या देखिए, x/y1, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। ओके, देखिए ये लोग क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ 2 वेक्टर a एंड b सच दैट a का मैग्नीट्यूड दिया, b का मैग्नीट्यूड दिया और a.b बराबर 4 दिया हुआ है। तो देखिए जरा एक प्रॉपर्टी इसमें होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रहता है, मतलब किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर हो मैग्नीट्यूड में, तो उसको आप a वेक्टर डॉट a वेक्टर बोलते हैं, मतलब a वेक्टर का डॉट a वेक्टर के साथ। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का वेक्टर चैप्टर में है। तो जनरली इस पूरे को a वेक्टर की तरह ट्रीट करिए, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, अब ये मैग्नीट्यूड है, पूरे को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करिए। अब इस पर अपने मन से अगर स्क्वायर दे दें तो ये किसके बराबर होगा, जस्ट अभी हम देखें क्या किसके बराबर होगा, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और फिर यहाँ पे होगा a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, बीच में हमने लगा दिया डॉट, और डॉट लगा तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, a को पूरा के साथ a वेक्टर डॉट पूरा के साथ a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, फिर यही माइनस 2b वेक्टर को पूरा के साथ डॉट, देखिए डॉट दे रहे हैं, डॉट देना जरूरी है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब डॉट दिए तो फिर से a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ओके, अब इसके साथ करिए तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस 2, देखिए 2b वेक्टर, जनरली a के साथ लिखना तो एक साथ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डॉट a वेक्टर, अब माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे b वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब जनरली a वेक्टर a डॉट a आपको पता है a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अभी जस्ट लिखे हैं, इसको रिवर्स भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए माइनस 2। अब चूंकि ये तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होता है तो आप b डॉट a बराबर होता है a डॉट b का ही होता है, जबकि क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, a क्रॉस b डॉट नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस 4a डॉट b हो गया, अब प्लस 4 ये b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम सिनेरियो है, तो इसमें से a का मैग्नीट्यूड दिया था 2, यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 4 a डॉट b दिया था आपको 4, यानी 4 इंटू 4 अब प्लस और 4 इंटू अब b का वैल्यू कितना दिया था 3, मतलब 3 का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करिएगा, यहाँ मान लीजिए सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 4 16 हो गया। अब इसको जो 4 + 4 इंटू 9, तब इसको सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 40 - 16 हो जाएगा, मतलब 24। अब इस 24 का को जब देखेंगे तो 24 आया तो किसके बराबर है, इसको इसी के बराबर आया ना, यानी a माइनस 2b बराबर है 24 को भी स्क्वायर में। तो आपको स्क्वायर तो नहीं चाहिए तो स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ रूट प्लस माइनस, चूंकि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यानी c + 24। तो 24 ऑप्शन में 24
मगर एक्चुअली तो ये √24 है, √24 तो नहीं है, तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, वो नॉर्मल ब्रेक कर लीजिए, 2 से लगाइए 2 हो गया, फिर ये 6 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये दोनों जोड़ी हो गई, बाहर हो गया और अंदर रूट के अंदर बच गया 2 और 3 6। तो मतलब कौन सा है 2√6, मतलब ऑप्शन बी सही है। ओके, देखिए क्वेश्चन 18 क्या है, P इज द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, मतलब ए और बी कोई एक लाइन है, ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग ए और बी इसको मान लेते हैं, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। और मेरा लाइन कितना दिया है 0 5 -2, अब बी मेरा दिया है 3 -1 और ये 2। अब बोल रहा है पी कोई एक पॉइंट है, तो मान लेते हैं पी कहीं एक पॉइंट होगा। अब पी पॉइंट है, इस लाइन ज्वाइन पे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पी इज 6, मतलब पी का जो अगर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको 6, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देन द जेड कोऑर्डिनेट, मतलब इस जेड कोऑर्डिनेट का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल चीज। सबसे पहली बात, 2 पॉइंट, ये तो देखिए 3 कोऑर्डिनेट तो 3D हो गया, 3 डायमेंशनल, 2 पॉइंट से इस लाइन का इक्वेशन पहले पता करते हैं। तो इक्वेशन अगर पता करना है तो इक्वेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला, 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन पता करना है तो फॉर्मूला होता है x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, और यहाँ होता है z - z1 / z2 - z1। तो यहाँ से इसको x1 y1 z1 मानिए, इसको x2 y2 z2 मानिए। अब आराम से इजीली आप वैल्यू बैठाना स्टार्ट करिए। तो x - x1 की जगह देखिए क्या है 0, तो 0 बैठा दिए, बराबर में y - y1 तो y1 5 है तो 5 बैठा दिए सॉरी, ये z - z1, देखिए z1 कितना -2 है ना, -2 ही है ना। ओके, -2, तो यहाँ पे z + 2 -2 हो गया। ओके, नीचे x2 - x1, मतलब इसमें से इसको घटाना, मतलब 3 में से 0 गया तो 3 होगा, -1 - 5, -1 - 5, देखिए मतलब सिंपल है, देखिए y2 में से y1 घटा रहा, मतलब -1 पहले लिखिए, फिर -5, तो मतलब -6 हो गया। ओके, अब यहाँ से z2 - z1, मतलब 2 में से आप क्या घटा रहे हैं -2, तो मतलब कितना हो गया 2 + 2 मीन्स 4 हो गया। अब आपको ये एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, 3D में। अगर आपको पता करना है ये पॉइंट, तो मान लेते हैं इसी P पॉइंट को, थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कोई पॉइंट होगा जो इन सभी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जब भी ऐसा कभी कंडीशन मिले और आपको x y z निकालना हो किसी भी पॉइंट के लिए और आपको वैल्यू नहीं पता हुआ है, तो आप उस केस में आर्बिट्री कोई पॉइंट मान लीजिए, इसी पे, इस लाइन पे कहीं भी आप मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं आर्बिट्री पॉइंट, और इसको आर्बिट्री पॉइंट मान के लैम्डा मान लीजिए, यानी लैम्डा। तो इससे x का वैल्यू क्या होता है, इसको इक्वेट करिए, तो x - 0/3 = लैम्डा, यानी सिंपल x = 3 लैम्डा, ये आया x में। y को इक्वेट करिए, y - 5/-6 = लैम्डा, तो y - 5 = -6 लैम्डा, तो y = -6, एक मिनट, -6 लैम्डा + 5, और z में आ जाएगा तो z + 2/4 = लैम्डा, तो z = 4 लैम्डा, 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया 4 लैम्डा, और z + 2 था ना, z + 2 = 4 लैम्डा, तो सिंपल z = हो गया आपका 4 लैम्डा - 2, ये z के लिए हो गया 4 लैम्डा - 2। तो सिंपली आप देखिए कि ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो आर्बिट्री आप पॉइंट माने लैम्डा, तो हम मान के चलते हैं अगर ये पॉइंट सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो x का वैल्यू है 6, इसको तो सेटिस्फाई करेगा, तो हम इस 6 को यहाँ बैठा दिए, 6 = 3 लैम्डा, कट के लैम्डा = कितना आ गया आपका λ2 आ गया। अब ये λ2 आप इजीली बैठा करके आप y निकाल सकते हैं, z निकाल सकते हैं, कोई भी आपका वैल्यू है, तो इजीली कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मानिए, उस आर्बिट्री पॉइंट का वैल्यू निकालिए, और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई तो करेगा ही, तो आप इजीली जो लैम्डा आपका 2 आया, आप लैम्डा बैठा दीजिए, तो यानी z = जो आपका कितना था 4 है ना, 4 × लैम्डा आपका 2 आया, तो 2 - 2 यानी 4 × 2 = 8, 8 - 2 दैट मीन्स 6 आया, तो यानी z का मान 6 होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये सब बेसिक बात है। ओके, देखिए क्वेश्चन 18 डील करते हैं, एक्सलेशन रीजन का क्वेश्चन है, तो सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है। सो बेसिकली सेक्शन तो 20 तक है, ठीक है, मतलब MCQ 18 तक था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा एक्सलेशन में क्या होता है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ इतना से इतना। देखिए डोमेन रेंज क्या होता है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट होता है ना, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो शुरुआत में ही दिया रहता है, उससे क्वेश्चन है। तो जरा सेक का अगर हम थोड़ा सा डोमेन याद करें और रेंज याद करें, तो डोमेन होता है रियल नंबर में से आप -1 और 1 को हटा दो, और रेंज जो आपका आएगा वो 0 से पाई होगा, उसमें से आप π/2 नहीं लेंगे, ठीक है। ये जनरली होता है सेक के लिए। इसी चीज़ को थोड़ा समझते हैं
देखिए रियल नंबर मतलब और लंबा लाइन पर जितना लाइन सब रियल नंबर है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसमें इस ब्रैकेट का मतलब होता है आप -1 और 1 लिखिए, इसका मतलब होता है कि आर सब आर होगा, बट -1 और 1 के बीच वाला कोई नहीं होगा, मतलब ये वाला कोई नहीं लेना है ये वाला, बट ये लेना है, ये तो लीजिएगा ही, ये तो आप लीजिएगा ही। तो ये डार्क कर दे रहे हैं, ये डार्क कर दे रहे हैं, ये वाला ये वाला, तो मतलब ये चीज़ है कि मतलब आप -1 और 1 छोड़ दो, उसके बीच वाला, मतलब इसका मतलब क्या, ये ब्रैकेट क्या बताता है, ये बताता है -1 1 को छोड़ो, उसके बीच वाला मत लो आर में से। तो आर में से मतलब मुझे ये लेना है, ये लेना है, -1 1 लेना है, उसके बीच वाला नहीं लेना है। ओके, सो इसको हम जरा नोटिस करें तो उसको और कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक्स जो है वो लेस देन -1 बोल सकते हैं कि चलते जा रहा है, और -1 के बराबर भी है, इसको बोले तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ऐसे बोल सकते हैं। तो चूंकि आपको यहाँ पे सेरेशन में डोमेन में बोलता है सेक इनवर्स 2x के लिए बोलता है, स्पेशली बोल रहा है, तो 2x के लिए क्या होगा, तो यहाँ 2 अगर मैं इसको 2x के लिए बोलूँ तो 2 अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। अब इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया तो सिंपल 2x के लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। जब इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करिएगा तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -½ और यहाँ +½ ओके, बहुत सिंपल, -½ और +½ तो ये तो लेना ही लेना है, इसके बीच वाला नहीं लेना है। तो देखिए अब इसको लिखिए -इन्फिनिटी -½ और आपको चाहिए ना ये वाला, तो चाहिए ना, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन, ये तो नहीं चाहिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1/2 चाहिए, देखिए चाहिए ना, तो ऐसा वाला ब्रैकेट चाहिए, और कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमेशा ऐसा ही ब्रैकेट लगता है, याद रखिएगा। तो ये तो देखिए डोमेन तो मेरा सही आ रहा है, देखिए डोमेन तो मेरा सही आ रहा है, तो ऐसे रेशन तो सही है। रीजन देखिए, रीजन देखिए क्या दिया है कि सेक इनवर्स -2 जो -π, सबसे पहले मैं तो माइनस होता है, 0 से π होता है इसका रेंज, तो मतलब आपका रीजन गलत है, रीजन गलत है, सेशन सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का 20, इसमें हम ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ऑप्शन तो आपको पता ही है सेरेशन रीजन का क्या होता है, जनरली हम जगह नहीं था इसलिए इसको वैसे लिखें। तो अब इसमें बेसिकली क्या है ना, द एक्यूट एंगल बिटवीन, देखिए यहाँ भी एक्यूट एंगल, यहाँ भी एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल का बात कर रहा है, ठीक है। इसमें से ये लाइन दिया है, यानी लाइन दिया है, ठीक है, और ये वाला जो चीज़ है ये भी लाइन में, ये वाला जो पार्ट और ये वाला पार्ट जो भी लैम्डा के साथ है तो वो डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है, ये तो बात आपको पता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, ये 3D क्वेश्चन है, ठीक है। और टू ऑन द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस इज π/4, ये जो भी दिया है, ठीक है, देखते हैं। अब इसमें बोलता है कि अगर एक लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है, तो उसके इसमें गिवन थीटा दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सही है, एंगल निकालने का फॉर्मूला दो लाइन के बीच में क्या होता है, इनसे तो मतलब हम लोग रहता नहीं है, सिर्फ इससे मतलब होता है। तो देखिए यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसका मैग्नीट्यूड और फिर इसका मैग्नीट्यूड, ये तो सही है, ये तो फॉर्मूला सही है, और ये तो मतलब रीजन तो सही है। अब रीजन सही है तो क्या इस पे रिलेटेड सही है कि नहीं वो देखते हैं। तो क्या, यानी ये जो लाइन दिया है और जो एक्स एक्सिस का लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या π/4 आता है। तो देखिए देखते हैं, अब देखिए एक्स एक्सिस जो बोला है तो इसका एक बार मान लेते हैं ये R1 है, ये मान लेते हैं R2, R2 का हमको ये वाला डाटा नहीं दिया तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका तो काम नहीं है, इसका बेसिक काम है। तो मान लेते हैं लैम्डा, तो म्यू के साथ कुछ होगा। अभी चूंकि एक्स एक्सिस बोल दिया है तो मतलब ए होगा 0 0 होगा, मतलब वाई नहीं होगा, उसमें जेड नहीं होगा, एक्स एक्सिस बोला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग ए को थोड़ा देर के लिए 1 लेकर के कंसिडर करके बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया यहाँ से हो गया मेरा A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2, इसके हिसाब से मेरा A1 हो गया 1 और मेरा B1 हो गया मेरा -1 और मेरा C1 हो गया, C तो इसमें है नहीं, जेड तो है नहीं, तो 0 ही बोल देंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी फॉर्मूला बैठाते हैं, कॉस थीटा देखते हैं क्या आता है। अगर π/4 आ जाए तो बोल देंगे एक्सप्रेशन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसी फॉर्मूला को हम यूज करके π/4 ला रहे हैं, दो लाइन के बीच में एंगल का, ठीक है। तो हमने कॉस थीटा लिखा, और कॉस थीटा इक्वल टू देखिए A1 A2, मतलब A1 को इससे गुना किया तो 1 1 1 हो गया, ठीक है, चलिए 1 हो गया, प्लस अभी इससे 0 से गुना तो 0 होगा, C को C2 गुना किया तो 0 होगा, मतलब यहाँ 1 ही आया, 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, ठीक है। चलिए अब नीचे काम करते हैं, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, तो मतलब इसका स्क्वायर करिए ना, इसमें इसका फर्स्ट रोल में देखिए, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 1 होगा, प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस C तो खैर ठीक है छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर मतलब C तो 0 है, खैर इंटू रूट अंडर, अब इसका 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और प्लस 0, तो डैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/, ये √2 हो गया, ये √1 हो गया, √1 तो 1 ही होता है, तो छोड़ दीजिए यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2, तब यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√2,
तो 1/√2 तो कितना होता है, तो θ/π/4 पे होता है। तो हाँ मतलब देखिए π/4 आ रहा है, मतलब एस्सेरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब एमसीक्यू में ऑप्शन जो होगा ए होगा, तो ऑप्शन ए सही है। तो आई होप आपको सेक्शन ए समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आप सेक्शन बी चाहते हैं तो खैर थोड़ा दिन में आपको सेक्शन बी भी मिल जाएगा, सेक्शन सी, ऐसे करके सारे सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और एटलीस्ट कमेंट कर बताइए, आपका अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है। ओके सो थैंक यू।